हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीटीपी पढ़ाती हूँ। ठीक है, वो भी अपने सेल्फ नोट्स से। ये हमारा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग पढ़िएगा जरूर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मनोविश्लेषणवाद। क्या है? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, इसका पासवर्ड है अचेतन। तो चलिए टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं फटाफट। फर्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1900 के आसपास ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सिगमंड फ्रायड के नेतृत्व में मनोविज्ञान के विश्लेषणवादी संप्रदाय का जन्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, मनोविज्ञान का वह संप्रदाय जो चेतन के बजाय अचेतन मन के अध्ययन पर जोर देता है, उसे क्या कहते हैं? विश्लेषणवाद कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं, फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना एक विशाल तैरते हुए हिमखंड से की है। किससे की है? एक विशाल तैरते हुए हिमखंड। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, बर्फ के टुकड़े से किया है। ठीक है, जिसका पानी के अंदर डूबा हुआ 90% भाग अचेतन, जबकि पानी के बाहर तैरता हुआ 10% भाग क्या होता है? चेतन माना जाएगा। ठीक है, अर्थात फ्रायड के अनुसार हमारे निर्णयों में अचेतन की भूमिका ज्यादा होती है, जबकि चेतन की भूमिका कम होती है। ठीक है, फ्रायड के प्रमुख सिद्धांत। तो आइए फ्रायड के कुछ प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं। वैसे तो फ्रायड ने कई सिद्धांतों की रचना की है, लेकिन हम उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, फ्रायड के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत है फ्रायड का चेतना का सिद्धांत। ठीक है, लेवल्स ऑफ कॉन्शसनेस। ओके, तो फ्रायड ने चेतना के 3 स्तर बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। ये 3 स्तर सब टॉपिक है, मतलब ABC करके हैं, देख लेते हैं। जैसे कि ए में लिखा है चेतन, यानी कि कॉन्शस। देखते हैं इसका डिटेल। ऐसी प्रत्येक जानकारी जो वर्तमान में पहचान सकते हैं या बता सकते हैं, उसे चेतन कहा जाता है। जैसे हमारा नाम और पता, जो आपको याद हो हमेशा। ठीक है, फिर आता है अर्धचेतन। अर्धचेतन नाम से ही मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि आधा तो चेतन में है ही ये चीजें, सबकॉन्शस। ओके, तो देखिए डिटेल। ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए स्मृति या चेतन से बाहर हो गई थी। ठीक है, कुछ समय के लिए बाहर हुई थी, लेकिन जोर देने पर चेतन में वापस आ जाना अर्धचेतन या अवचेतन कहा जाता है। ठीक है, फ्री कॉन्शस। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, बचपन के मित्र का अचानक ही भूला हुआ नाम याद आ जाना। जैसे आप किसी का नाम भूल गए हो, आपका कोई फ्रेंड्स है, आप उसका नाम भूल गए हो, लेकिन अचानक ही उसका नाम आपके दिमाग में आ जाना ही क्या है? अर्धचेतन है। ठीक है, फिर आइए सी है अचेतन। क्या है? अचेतन, अनकॉन्शियस। ठीक, डिटेल्स देखिए। ऐसा अनजाना डर या खतरा या असुरक्षा की भावना जिसका चेतन में कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, उसे अचेतन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति का यह कहना कि आज उसके साथ बहुत गलत होने वाला है, जबकि उसे खुद ही यह बात पता नहीं कि क्या होने वाला है। कभी कभी मन में आता है ना कि आज कुछ गलत होने वाला है, बट हमें खुद भी नहीं पता होता कि आखिर होगा क्या। ओके, तो हमारा दूसरा सिद्धांत है फ्रायड के विस्मृति के दमन का सिद्धांत। ठीक है, रिप्रेशन थ्योरी। ओके, तो आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि फ्रायड के अन्य सिद्धांतों की तरह यह सिद्धांत भी परंपरा का बिल्कुल विरोधाभासी है। क्या है? परंपरा का बिल्कुल विरोधाभासी है। ठीक है, यह सिद्धांत विस्मृति का सक्रिय विस्मृति सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का एक नाम और है, क्या है? सक्रिय विस्मृति सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद फिर आइए आप देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा। आश्चर्य की बात यह है कि इस सिद्धांत को फ्रायड ने जर्मन विचारक हरमन एबिंगहॉस के निष्क्रिय विस्मृति या अभ्यास के सिद्धांत के खिलाफ दिया था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्रायड के अनुसार हम सभी
फ्रायड के अनुसार हम सभी अपनी दुखद आदतों को क्या करते हैं, तो दुखद आदतों में जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर अपनी यादों से सक्रिय बलपूर्वक दमन दुखद यादों को भुला देते हैं, ठीक है, या दमन कर देते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं कि किसी वर्तमान रिश्ते को बचाने के लिए बलपूर्वक यानी कि दमन से किसी पुराने रिश्ते को भुला देना, ठीक। फिर हमारा तीसरा सिद्धांत है फ्रायड का स्वप्न विश्लेषण विधि, ठीक है, ड्रीम एनालिसिस मेथड। ओके, तो आइए देखिए, यह व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रक्षेपी परीक्षण क्या है। ऐसा कोई भी परीक्षण जो चित्रों, कार्डों, शब्दों, स्वप्न आदि के द्वारा हमारे अचेतन का अध्ययन करता है, उसे प्रक्षेपी परीक्षण कहा जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि TAT परीक्षण जो कार्ड्स के द्वारा अचेतन का अध्ययन करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रायड के अनुसार हमारी जो भी इच्छाएं संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, वे धीरे धीरे गहरे अचेतन में दब जाती हैं। क्या होती हैं? धीरे धीरे गहरे अचेतन में दब जाती हैं, यानी कि हम उन चीजों को भूलने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि चेतन उसे प्रकट नहीं होने देता है, इसलिए वे खुद को स्वप्नों द्वारा नींद में बड़बड़ाने द्वारा या जुबान फिसलने द्वारा प्रकट करती हैं, ठीक है। कभी कभी होता नहीं है कि जो चीज हम भूल जाते हैं वो गलती से मुंह से बाहर निकल जाता है, वही बात है। फिर देखिए, तो वह विधि जिसमें एक व्यक्ति के अचेतन का अध्ययन करने के लिए उसके स्वप्नों का सहारा लिया जाता है, उसे स्वप्न विश्लेषण विधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, एक असफल व्यक्ति का स्वप्न में सफल होकर अपनी अतृप्त इच्छा पूरी करना। जैसे कोई फेल हो गया हो, तो वो भाई रियल में तो वो फेल हो गया है, लेकिन स्वप्न के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से इमेजिन करके उसको लगता है कि भाई हम पास हो गए हैं और उसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, ठीक है। फिर हमारा चौथा सिद्धांत है फ्रायड का व्यक्तित्व का सिद्धांत, ठीक है, फ्रीडियन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ओके, देखते हैं पॉइंट। फ्रायड का व्यक्तित्व का सिद्धांत एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। चेतना की तरह फ्रायड ने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में या 3 स्तरों में बांटा है, जिन्हें हम क्रमशः देख सकते हैं। जैसे उन्होंने चेतना को बांटा था 3 स्तर में, ऐसे इन्होंने क्या किया है, व्यक्तित्व को भी 3 स्तरों में बांटा है। ओके, तो कौन कौन से हैं? इदम है, इदम को हम इड कहते हैं। फिर अहम है, अहम को हम ईगो कहते हैं। फिर परा अहम है, यानी कि सुपर ईगो कहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे तो इन तीनों का विकास 3 से 5 वर्ष में ही हो जाता है, फिर भी इदम सबसे ज्यादा शैशवावस्था में, जबकि परा अहम सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में हावी होता है। हाँ, ठीक है ना। वैसे मतलब कब तक विकास हो जाता है इन सब का, तो 3 से 5 वर्ष तक हो जाता है। और जो इदम होता है ये सबसे ज्यादा शैशवावस्था में पाया जाता है ना। शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं सारी चीजें हमें ही मिल जाए और वो किसी को नहीं देना चाहते हैं, तो वो क्या है, इड है। ओके, जबकि परा अहम यानी कि सुपर ईगो जो है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो बाल्यावस्था में पाया जाता है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए इन तीनों को क्रम से कैसे देखेंगे, ठीक है, क्रम से देख लीजिए आप इन तीनों को। तो सुखवादी हिडोनिस्ट मतलब ये इद है, और वास्तविकतावादी रियलिस्ट ये ईगो है, आदर्शवादी आइडियलिस्ट यह सुपर ईगो है, ठीक। आइए फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इदम पूरी तरह से अचेतन से बना है, जबकि अहम तथा परा अहम का निर्माण चेतन या अर्धचेतन से हुआ है। इदम क्या है, पूरी तरह से अचेतन से बना है, ठीक है। ये सोच समझ के कोई काम नहीं करता है,
ओके, फिर देखिए इन तीनों को निम्नलिखित चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए परा अहम के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। वाद, धर्म, न्यायालय यानी कि पुलिस, मूल्य, आदर्श, ये सारी चीजें परा अहम के अंतर्गत आएंगे और इसे हम क्या कहेंगे, लगाम लगाना। ठीक है। उसके बाद आप देखिए अहम देख लीजिए, मतलब ईगो, वास्तविकतावादी, समायोजित, तार्किक, ये सब अहम के अंतर्गत आएंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं, घुड़सवार। ओके, फिर देखिए इदम या इड, मारकाट, अनैतिक काम वासना, अतृप्त इच्छाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, तो इदम के अंतर्गत आ जाएंगी, मतलब इड, बेलगाम, है ना। नेक्स्ट देखिए, फ्रायड के अनुसार एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए इदम एवं परा अहम दोनों को वास्तविकतावादी अहम के कहने पर चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को वास्तविकता में ही जीना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पांचवा सिद्धांत है, यानी कि फ्रायड का पांचवा सिद्धांत है। देखिए फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ओके, तो आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिसे हम मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्था, तो 5 अवस्था बताई है और उसी को हम क्या कहते हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सभी अवस्थाएं काम वासना के विकास से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी है, काम वासना के विकास से जुड़ी हैं, तथा प्रत्येक अवस्था में काम वासना का केंद्र बदलता रहता है। प्रत्येक अवस्था में काम वासना का केंद्र क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या कहेंगे, दूसरी अवस्था को शौचालय प्रशिक्षण की उम्र यानी एज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक है, और तीसरी अवस्था को पूर्व विद्यालय की उम्र प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, तथा इसी अवस्था में समलिंगी ईर्ष्या का जन्म भी होता है। किस अवस्था में, तो तीसरी अवस्था में क्या होता है, समलिंगी ईर्ष्या का जन्म होता है। लोग मतलब अपने ही लोगों से, मतलब कि जैसे लड़की लड़की से जलने लगती है, समलिंगी ईर्ष्या का जन्म होने लगता है, जिसे फ्रायड ने इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि, अपने अपने कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़की है तो अपनी मम्मी से जलेगी और कोई लड़का है तो अपने पापा से। ठीक है, तो आइए चौथी अवस्था देखते हैं। ठीक है, चौथी अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की उम्र यानी प्राइमरी स्कूल एज कहा जाता है, तथा इसमें समलिंगी प्रेम यानी कि समजेंडर का जन्म होता है ना, तथा इसमें काम वासना सुप्त होने के कारण सखी भाव एवं सखा भाव का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथी अवस्था में परा अहम के हावी होने से काम वासना सुप्त होती है। फिर पांचवी अवस्था देख लेते हैं, काम वासना के फिर से जागृत होने के कारण विषम लिंगी प्रेम का जन्म होता है, तथा रिश्ते, शादी, विवाह जैसे रिवाजों का जन्म होता है। ठीक है, जो विषम लिंगी प्रेम को मान्यता देती है। फिर आइए, फ्रायड द्वारा बताई गई 5 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। देखिए पांचों अवस्था को हम कॉलम वाइज देखेंगे। ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से एक तरफ लिखिए अवस्था का नाम, बीच में उम्र, और इधर लिख दीजिए आप एक साइड काम वासना का केंद्र। ठीक है, तो अवस्था का नाम है मुखी या ओरल अवस्था। इसकी उम्र क्या होती है, 0 से 1 वर्ष। ठीक है, और इसका काम वासना का केंद्र क्या होता है, तो मुख होता है यानी माउथ। गुदी अवस्था यानी कि एनल, उम्र 1 से 3 वर्ष। गुदा, काम वासना का केंद्र गुदा यानी कि एनस। ठीक है, अवस्था का नाम है लिंगी अवस्था। ठीक है, फॉलिक, 1 से 6 वर्ष एज है, 1 से 6 वर्ष, और काम वासना का केंद्र होता है लिंग उत्तेजना या समलिंगी ईर्ष्या। ठीक है, फिर देखिए
प्रसुप्तावस्था क्या है? प्रसुप्ता अवस्था या छुपा हुआ अवस्था ना। फिर उम्र है 6 से 12 वर्ष। काम वासना का केंद्र क्या है? शांत समलिंगी प्रेम, शांत या समलिंगी प्रेम। उसके बाद आप देख सकते हैं जननेंद्रिय अवस्था, ठीक है। उम्र क्या है? 12 से 20 वर्ष। और काम वासना का केंद्र क्या होगा? हाँ, यौनांगों पर विपरीत लिंगी प्रेम, ठीक है। क्या होता है? विपरीत लिंगी प्रेम। तो आइए फ्रायड की शब्दावलियां देख लेते हैं, ठीक है। फ्रायड की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, ओके। तो देखिए, फ्रायड ने सुरक्षा प्रणाली में कुछ शब्द का निर्माण किया है जिसमें हमारा चेतन हमें बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करता है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। जब एक जगह की भड़ास दूसरी जगह निकाला जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एक जगह की भड़ास दूसरी जगह निकालना। जैसे में देख लीजिए, शिक्षक की फटकार खाकर घर आए छात्र का अपनी छोटी बहन को डांटकर शांत हो जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। इसका देखिए, स्वयं की गलती होने पर अपनी गलती न मानकर दूसरे निर्दोष व्यक्ति को गलत बताना। जैसे स्वयं की लापरवाही के कारण असफल छात्र का जातिवाद का आरोप लगाना कि उसने जानबूझकर फेल किया, ओके। प्रत्यागमन यानी कि रिग्रेशन, अवसर या उम्र के विपरीत व्यवहार करना, ठीक है। अवसर या उम्र के विपरीत व्यवहार करना। जैसे खुशी में रोना या किसी के विपत्ति के समय हंसना। आइए हमारा नेक्स्ट है तदात्मीकरण यानी कि पहचान निर्माण, ओके। इसमें डिटेल देखिए, स्वयं की पहचान में कुछ न होने पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जोड़कर अपनी पहचान देना। जैसे परीक्षा भवन में नकल करते पकड़े गए छात्र का कक्षा निरीक्षक को यह कहकर धमकाना कि मैं मंत्री जी का बेटा हूं, क्या हूं? मंत्री जी का भतीजा हूं, ठीक है। 5वां यौक्तिकरण, डिटेल देखिए, अपना संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिलने पर सच्चाई न स्वीकार करके बहाने बनाना, ठीक है। जैसे कई प्रयासों के बाद भी पुलिस के नौकरी में न चयनित होने वाले छात्र का यह कहना कि वह तो पुलिस की नौकरी करना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बौद्धिकरण, क्या? बौद्धिकरण, जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति या वास्तविकता के अनुसार स्वयं को समायोजित कर लेता है तो उसे बौद्धिकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण शहर जाने में असमर्थ छात्र का गांव में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना। 7वां देखिए मार्गांतरीकरण, ठीक है। किसी बुरी आदत का मार्ग बदलकर उसे अच्छी आदत बनाना। जैसे पटखनी देने में माहिर व्यक्ति अगर किसी सामान्य आदमी को पटक देता है तो गलत है, लेकिन अगर वह इसका उपयोग कुश्ती प्रतियोगिता में करे तो वह इसका क्या होगा? सदुपयोग होगा, ठीक है। इसे ही मार्गांतरीकरण कहा जाता है। फिर देखिए 8वां दीवा स्वप्न। तो दीवा स्वप्न वास्तविक जीवन में असफल व्यक्ति का कल्पना में सफल होकर खुश होना। जैसे जो रियल में फेल हो गया है तो वो इमेजिन कर लेगा कि मैं पास हो गया हूँ, ठीक है, और इसी में वो खुश रहता है। जैसे कक्षा में असफल छात्र का खुद को कल्पना में टॉपर समझना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पलायनवाद, ठीक है, जीवन की चुनौतियों से भाग जाना। जैसे
परीक्षा में फेल होने के डर से एक छात्र का परीक्षा ही छोड़ देना। ठीक है। 10वां देख लीजिए, दबाव यानी कि प्रेशर। जब समाज एवं लोक लाज के कारण हम चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं तो उसे दबाव कहा जाता है। जैसे लड़का पसंद न होने पर भी लोक लाज के कारण एक लड़की का तलाक के बारे में न सोचना। 11वां देखिए, शोधन या उदात्तीकरण या फिर रूपांतरण। डिटेल देखिए, जब एक व्यक्ति किसी संवेग या इच्छा को प्रत्यक्ष नहीं प्रकट कर पाता तो उसे कला के माध्यम से प्रकट करना रूपांतरण कहलाता है। जैसे ठुकराए गए प्रेमी का अपने सफल प्यार को दिखाने के लिए प्रेम ग्रंथ लिखना। आइए दमन देखते हैं। जब समझौते का प्रत्येक प्रयास असफल हो गया हो तो शक्ति का प्रयोग करके किसी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए फांसी की सजा निश्चित करना। ठीक है। फिर देखिए इनकार। जब एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की इच्छा रखते हुए भी दूसरे के सामने मना करना इनकार कहलाता है। ठीक है। एक शराबी व्यक्ति का अपने पिता के सामने शराब पेश किए जाने पर इनकार करना जबकि वह शराब पीना चाहता है। 14वां देखिए, प्रतिक्रिया निर्माण। ठीक है। आशा के विपरीत परिणाम आने पर विरोधी प्रक्रिया देना। जैसे सरकारी नौकरी करने वाली लड़की द्वारा ठुकराए जाने पर लड़के का यह कहना कि वह तो सरकारी नौकरी करने वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए लिबिडो। फ्रायड ने जीवन ऊर्जा का स्रोत काम वासना को मानते हुए इसे लिबिडो कहा है। ठीक। फिर देखिए 16वां, समलिंगी ईर्ष्या, समजेंडर जेलस। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 2 ग्रंथि पाई जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रा ग्रंथि बताया इन्होंने फ्रायड ने और ओडिपस ग्रंथि बताया है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है? यह बालिका के लिए होता है। यह मातृ ईर्ष्या और पितृ प्रेम होता है। ठीक है। जो बालिका होती है वो मातृ से ईर्ष्या, अपने माता से ईर्ष्या करती है जबकि पिता से प्रेम करती है। ओडिपस ग्रंथि क्या है? ये बालक के लिए होता है और यह माता से प्रेम करता है और अपने पिता से ईर्ष्या। ठीक है। फिर देखिए 17वां, यह है उष्मायन। ठीक। चेतन द्वारा दबाए जाने के कारण जब इदम प्रकट होने का रास्ता नहीं पाता तो उसका आक्रामक होना, ठीक है, हेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हेटिंग कहलाता है। आइए कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। मनोविश्लेषणवाद मनोविज्ञान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो किसी विश्वविद्यालय से नहीं शुरू हुआ। ठीक है। किसी विश्वविद्यालय से यह नहीं शुरू हुआ। फ्रायड ने अपने सिद्धांतों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक। तो ये तीनों फ्रायड के पुस्तक के नाम हैं। आप देखिए, पहला है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यह फ्रायड की पहली पुस्तक, और दूसरी पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइको एनालिसिस, तीसरी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ अनकॉन्शियस। ओके। आइए देखिए फ्रायड का प्रेरणा का सिद्धांत। फ्रायड ने अभिप्रेरणा के 2 तत्व बताए हैं तथा उनका सिद्धांत अभिप्रेरणा का मूल इच्छा सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? तो मूल इच्छा सिद्धांत, जिसमें इन्होंने मानव को 2 प्रकार की मूल इच्छाओं से प्रेरित बताया है। ठीक है। वो 2 प्रकार कौन से हैं? जीवन मूल इच्छा और दूसरा है मृत्यु मूल इच्छा। तो जीवन मूल इच्छा में क्या है? विकास है और सफलता, और मृत्यु मूल इच्छा यह भी 2 भागों में बटा है, यह है विनाश और असफलता।
तो फ्रेंड, हमारा विश्लेषणवाद का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।